आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार जयराम सिंह गौर की लिखी हुई कहानी एक टुकड़ा ज़मीन। जयराम सिंह गौर की कहानियाँ लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। भूरा भाई मेरे गांव की खेती और घर द्वार सबके मैनेजर थे। मेरी खेती भी उन्हीं की देखरेख में होती थी तथा घर की भी विधिवत देखभाल उन्हीं के जिम्मे थी। वो बेहद सरल और ईमानदार थे। उनकी वजह से ही मैं अपने घर और खेती से बेफिक्र रहता था। उनके बड़े भाई की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। उनके 2 भतीजे और एक भतीजी थी। वो अपनी भाभी की छोटी बहन से शादी करना चाहते थे, पर भूरा भाई की भाभी ये नहीं चाहती थी और उसने भूरा भाई की शादी नहीं होने दी। तब फिर भौजी की बहन से कर लेते, मेरे पूछने पर उसने बताया। ये मैंने सोचा था, उसकी बहन भी चाहती थी पर भौजी ने नहीं होने दी। हाँ, भैया होते तो जरूर हो जाती, मेरा भी घर बस जाता। ना हुई तो ना हुई, थोड़ी जिंदगी बची है, ये भी कट जाएगी। भौजी ने शादी क्यों नहीं होने दी? शायद उसका मुझे रखैल बनाकर रखने का विचार रहा होगा। भौजी की बहन के साथ शादी न होने की पीड़ा उनके चेहरे पर उभर आई थी। वातावरण भारी हो गया था। वो विषयांतर कर खेतीबाड़ी की बात करने लगे। उन्होंने पूछा, कानपुर कब जाना है? सोचते हैं, यहाँ मेरा काम तो कुछ है नहीं, आप तो हैं ही, मैं कल ही चला जाता हूँ। हाँ, ये बताओ, खाद बीज के लिए पैसे कितने दिए जाएं? आप ऐसा करो, महेंद्र सिंह से खाद बीज के लिए कहे जाओ और उनको आप ही पैसा देना। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। एक दिन सुबह सुबह भूरा भाई भुट्टे ककड़ी लेकर आ गए। राम राम के बाद उनसे पूछा, भाई गांव में सब ठीक है? हाँ ठीक है। उनके कहने के ढंग से लगा कि वो संतुष्ट नहीं है। मैंने उनसे फिर पूछा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। आप साफ साफ बताएं क्या हुआ? क्या बताएं, आजकल रामचरणा बहुत परेशान किए है। क्यों, अब क्या हुआ? अब कहता है कि हम भौजी का अपने साथ रखें। फिर क्या सोचा है? कहने में बड़ा संकोच लगता है। मुझसे क्या संकोच? चक पर एक कमरा बन जाए तो काम बन जाए। कैसे? हम अपना कोठरवा भौजी को दे दें और हम चक पर रहने लगें। ठीक है, आज शाम को ही गांव चलते हैं। उसी दिन शाम को हम लोग गांव पहुंच गए। दूसरे दिन ट्यूबवेल के पास कमरा बनवाने के लिए जगह तय की गई। मैं सारा सामान का इंतज़ाम कर शहर लौट आया। करीब महीने भर बाद भूरा भाई के बुलाने पर गांव गया। चक को देखकर मैं चमत्कृत था। उनके कमरे के साथ साथ एक बड़ा सा टीन शेड भी बन गया था। जब मैंने उनसे पूछा, भाई ये गोदाम किस लिए बनवाई है? अरे बबुआ, हर साल हजारों रुपयों का भूसा आंधी बयारी में उड़ जाता था, अब कम से कम भूसा तो नहीं उड़ेगा। हाँ, ये तो ठीक सोचा। मुझे भूरा भाई की दूरदर्शिता अच्छी लगी। मेरे दिमाग में एक बात आई कि कभी अगर मुझे चक पर रुकना पड़ा तो मेरे लिए भी रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने भूरा भाई से कहकर मिस्त्री को बुलवाया। मैंने उससे कमरे के ऊपर एक और कमरा बनाने का एस्टीमेट पूछा और उसके मुताबिक सामान लाकर दे दिया। महीने भर बाद भूरा भाई मुझको लेने आ गए। सत्यनारायण की कथा के बाद एक हिसाब से कमरा प्रवेश हुआ। भूरा भाई हलवाई ले आए थे। मेरे परिवार और भूरा भाई के परिवार वालों की दावत हुई। रात में मैं और भूरा भाई अपने चक वाले कमरे में रुके। बहुत अच्छा लगा। चक चूँकि गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर था, रात भर तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें सुनता रहा। सच ही कहूँगा, रात भर ठीक से नींद नहीं आई। 2 दिन रुक कर शहर आ गए। हफ्ते भर बाद भूरा भाई सब्जियां और भुट्टे लेकर आ गए। मैंने उनसे कहा, अरे भाई, अभी तो उसी दिन वाले भुट्टे पड़े हैं, फिर ये क्यों ले आए? अरे बबुआ, अभी तक क्यों रखे हैं? किसी को दिए नहीं क्या? अरे फसल की चीज़ें हैं, इन्हें आस पड़ोस और यार दोस्तों में बांटा नहीं क्या? इनको जब बांटोगे तभी तो लोग जानेंगे कि हमारे बबुआ जमींदार हैं। आज मैंने अपने को भूरा भाई के सामने बौना पाया। कहा, एक गांव का अनपढ़ गरीब आदमी, इसका हृदय कितना विशाल है। फिर मैंने उन्हें सामान लाने के लिए नहीं रोका। भूरा भाई को मेरे सभी रिश्तेदारों के घर मालूम थे। वो साइकिल से सबको सामान दे आते थे। मैंने सब लोगों से कह रखा था, कोई भूरा भाई से नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करेगा। एक दिन उन्होंने कहा,
बबुआ ये साइकिल हम गांव ले जाएं? क्यों, ये पुरानी क्यों, चलो नई खरीद देते हैं। नहीं बबुआ, यही ठीक रहेगी। दूसरे दिन भूरा भाई साइकिल से ही गांव चले गए। बाद में पता चला कि उसी साइकिल से वो सब्जी वगैरह आसपास के बाज़ारों में बेच आते थे। मैं गांव गया था तो चक पर एक अच्छी सी भैंस बंधी थी। मैंने उनसे पूछा, ये भैंस किसकी है? अरे आपकी है और किसकी है, कल ही तो लाए हैं। ये भैंस की याद कैसे आ गई? पिछली बार जब कानपुर गए थे तो दाल में घी खाया था, बिल्कुल घटिया था। बहू जी से पूछा था कि घी कहाँ से आता है तो उन्होंने बताया था कि डेयरी से आता है। बबुआ, ये डेयरी वाले अच्छे आदमी नहीं होते हैं। उसी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि भैंस आ जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, भैंस तो उधार आई होगी। क्यों उधार, क्यों? इतना रुपया कहाँ से आया? तरकारी बेच के रखा था, उसी से आ गई। हाँ, एक गलती ज़रूर हो गई। क्या? आपसे पूछा नहीं। अरे भाई, ऐसा ना कहो, तुम यहाँ के पूरे के मालिक हो, जो मर्जी आए बिना मुझसे पूछे कर सकते हो। अच्छा भाई, चलें? कहाँ चले? न खाया न पिया, चलो हाथ पांव धो। थोड़ी देर में उन्होंने एक थाली में भरता और बाटी लाकर रख दी। बहुत स्वादिष्ट बना था। तब तक वो एक स्टील का डिब्बा और एक झोला लाकर रख दिए। मैंने पूछा, इसमें क्या है? इसमें भरता है और झोरा में बाटी है। क्या शहर में बच्चा लोग और बहू नहीं खाएंगे? मैं भूरा भाई के प्रेम को सराहता चल पड़ा। एक बात मेरे दिमाग में बार बार चक्कर काट रही थी कि इतने अच्छे स्वभाव के भूरा भाई फिर इसकी भाभी और उसके बच्चे इसको पसंद क्यों नहीं करते। बहुत सोचता पर कोई हल नहीं निकलता। एक दिन पत्नी से भी इस बारे में बात की पर कुछ हल नहीं निकला। मैं हर 15 दिन बाद गांव जाता था, कई लोगों से बात भी की पर कोई हल नहीं निकला। अब की बार जब गांव जा रहा था तो भौती में भूरा भाई की भाभी और उसका भतीजा रमेश दिखा। वो लोग शायद किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे पूछा, यहाँ कैसे खड़े हो? उसके भतीजे ने पास आकर कहा, चाचा, गाँव में चले का है। मैं उन लोगों को गाड़ी में बैठा कर पूछा, कहाँ गए थे? जरगांव मौसी के पास गए थे। रास्ते में भूरा भाई की भाभी ने कहा, बबुआ भूरा को समझाओ। क्या हुआ भूरा भाई को, और क्या उन्हें समझाएं? मेरी आवाज़ में कुछ तुलसी को देखकर चुप लगा गई। मैंने उससे फिर पूछा, तुमने बताया नहीं कुछ? क्या बताएं, आपसे क्या छिपा है? रात दिन हार में पड़े रहते हैं, अब तो अपना खाना भी वहीं बनाते हैं। तो इससे तुम्हें क्या परेशानी है? गांव खानदान वाले जाने क्या क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार और एक आदमी को नहीं रख पाए। बात तो सही आए। अरे बबुआ, अब आप भी यही कहेंगे? भौजी, एक बात पूछूं, सही बताना, मैंने हंसते हुए कहा। पूछो। तब तक रनिया आ गया। मैंने रमेश को पैसे देते हुए उससे गर्म समोसे और चाय लाने को बोला। दुकान जरा दूर थी। मुझे भौजी से बात करने का समय मिल गया। मैंने उनसे पूछा, भौजी एक बात सही सही बताओ, तुम्हारी कभी भूरा भाई पर तबीयत नहीं आई? आप भी, कहकर शर्मा गई। एक बात कहें भौजी, जाने कैसे भूरा भाई की तबीयत नहीं आई तुम्हें देखकर आज भी मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है। पर भूरा भाई जाने क्यों तुम पर नहीं रीझे। बबुआ, आप ये सही कह रहे हैं? क्या? यही कि हमें देख के आपके मन में कुछ होने लगता है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? भौजी ने अपना आंचल जानबूझकर गिरा दिया। वाकई में उनकी छातियाँ आज भी बड़ी पुष्ट दिख रही थीं। अपने लड़के को आता देख उसने आंचल ठीक कर लिया। हम लोगों ने चाय पी और चल दिए। अब मेरे मन में ये बात साफ होने लगी कि जो औरत थोड़ी ही देर में खुल गई उसने ज़रूर भूरा भाई के ऊपर डोरे डाले होंगे। अब की बार मुझे गांव हफ्ते भर रुकना था। मैंने अपने साथ एक रेड चीफ की बोतल रख दी थी। रायपुर आ गया था। रमेश को मैंने कुछ ताज़ी सब्जियां लाने के लिए कहा। बाज़ार में काफ़ी भीड़ थी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाकर रोकी। रमेश चला गया। भौजी ने उठकर मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाते हुए मेरे गाल में चिकुटी भर ली। शायद मुझसे भी इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद होगी। मैं हंसकर रह गया। तब तक रमेश ढेर सी सब्जी लेकर आ गया। सब्जी काफ़ी थी, रखने की समस्या थी, डिग्गी में खोलना नहीं चाहता था। रमेश ने भौजी से कहा, अम्मा तुम चाचा के बगल में आगे बैठ जाओ, अंधा चाहे क्या दो आंखें।
भौजी आकर मेरे बगल में बैठ गई। थोड़ी देर में नींद के बहाने बार बार मेरे ऊपर गिरने लगीं। उनको हटाने के चक्कर में कभी कभी मेरा हाथ उनकी छातियों से लग जाता तो उनकी आंखें खुल जाती और बड़े मोहक अंदाज में देखने लगती। इससे ये साबित हो गया कि उनकी झूठ मूठ की नींद है। रास्ते भर उन्होंने जाने क्या क्या हरकतें की। हमारा चक आ गया। रमेश सब्जियां रखने भीतर चला गया। भौजी ने मेरे गोद में अपना हाथ दबाते हुए कहा, बबुआ भूलना नहीं। भौजी तो चली गई पर मुझे सोचने के लिए बहुत कुछ दे गई। भूरा का मूड भौजी को मेरे साथ देख उखड़ गया था। भूरा भाई ने आते ही कहा, बबुआ आ गए? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनो, आज शुक्रवार है, सिठमरा की बाजार है, गोश्त ले आओ और अपने ढंग से बनाओ। भूरा भाई जैसे ही बाजार गए उनकी भौजी आ धमकी। मैं चारपाई पर लेटा हुआ झपकी ले रहा था कि मुझे अपने पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने देखा तो भौजी थी। मैंने कहा, आप? और उठने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ढकेलते हुए कहा, नखरे ना करो, चुपचाप लेटे रहो। आज लगता है कि भौजी पूरी तैयारी से आई थी। उन्होंने ब्लाउज भी नहीं पहन रखा था। उन्होंने अपना आंचल गिरा दिया। उनकी यह हरकत किसी को भी पागल बनाने के लिए काफ़ी थी। भौजी बिल्कुल उन्मादिनी की तरह मुझे अपने आगोश में भरने की कोशिश में थी। रात का वादा करके किसी तरह अपने को बचाया। भौजी की अजीब स्थिति थी। किसी तरह उनको समझा पाया। इसके लिए मुझे बहुत कुछ बातें माननी भी पड़ी। जाने कितनी बार उन्होंने मुझे अपने से चिपकाया और जाने कहाँ कहाँ हाथ फेरा, पर चली नहीं। भूरा आए, बड़े मनोयोग से मिट्टी की हंडिया में गोश्त बनाया, फिर कंडे की आंच के ऊपर रोटियां बनाई। खाने से पहले मैंने भूरा से कहा वो बोतल और 2 गिलास ले आए। 2 गिलास किस लिए? क्यों, मैं अकेले पीऊँगा क्या? हम लोग पीने लगे। 3 पैक के बाद भूरा भाई काफ़ी खुल गए। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम्हें मेरी कसम है, एक बात सही सही बताओ, तुम्हारी भौजी कैसी औरत है? ये बात क्यों पूछी? कुछ खास बात है। वो औरत के नाम पर कलंक है। कैसे? भैया को मरे मुश्किल से 15 दिन हुए थे। अभी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी, वो मेरे कुठरवा में आ गई। मैं नींद में था, वो मेरी चारपाई पर आकर मुझसे लिपट गई। फिर क्या? मैंने जब उसको डांटा तो वो बोली, चुपचाप वही करो जो कह रही हैं, नहीं तो चिल्ला कर मेरी मट्टी खराब कर देगी। फिर उस दिन तो ईश्वर नहीं बचाया। कैसे? भला उस बिल्ली का जिसने बाहर कोई चीज़ गिरा दी तो घर वाले जग गए और मुझे कुठरवा से निकलने का मौका मिल गया और मक्का के खेत में मचान पर चला गया। फिर आगे क्या? फिर उसके ऊपर भूत आने लगे। भूत कैसे उतरे? उसके ऊपर भूत कोई नहीं था, बस उसकी मस्ती थी जो लल्लू पहलवान की सेवा से उतर रहा था। उस दिन के बाद मैंने उसके पैर छूने बंद कर दिए और रात में कुठरवा भीतर से बंद करके सोते थे। एक बात बताओ बबुआ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उनको भौती से लेकर गांव की दोपहर तक का सब किस्सा बताया। भूरा भाई बोले, भाग्यशाली थे जो बच गए। आज तक उसने जिसके ऊपर हाथ डाला है कोई बचा नहीं है। भाई तब तो मैं रात में ही निकल जाऊं क्या? क्यों? रात में वो आएगी तो क्या हुआ, आप भी मजा लेना। भूरा भाई ने मजाक बनाते हुए कहा, अरे मरवाओगे क्या? मरने की क्या बात है? तो फिर मैं जा रहा हूँ। ना बबुआ, रात में नहीं जाने देंगे। उस ससुरी की इतनी हिम्मत है कि मेरे होते हुए आपके पास आ जाए। आप भीतर से दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं बाहर रहूँगा। थोड़ी देर बाद भूरा के चिल्लाने की आवाज़ से जग गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो देखा भूरा किसी को गरियाते हुए दौड़ा रहे थे। फिर नींद नहीं आई। मैंने भूरा भाई से पूछा, भाई तुम्हारी भौजी ने तुम्हारी शादी अपनी बहन से क्यों नहीं होने दी? बबुआ, यही एक टुकड़ा ज़मीन। क्या मतलब? वो सोचती थी कि अगर मेरी शादी उसकी बहन से हो जाएगी तो मेरे हिस्से का ये 2 बीघा ज़मीन का टुकड़ा उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। मैं संबंधों के बारे में सोचता हुआ कानपुर के लिए चल दिया, लेकिन रास्ते भर एक टुकड़ा ज़मीन मेरे दिमाग में रह रहकर हॉन्ट करता रहा। अभी आप सुन रहे थे जयराम सिंह गौड़ जी की लिखी हुई कहानी एक टुकड़ा ज़मीन। गौड़ जी की कहानियाँ ग्राम्य जीवन और लोक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। उम्मीद है
कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।